अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, ठीक है, CS है। बट जो आप लोगों की JRF अड्डा एप्लीकेशन है उस पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है आपके लिए, ज्योग्राफी भी है आप लोगों के लिए, कॉमर्स भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आने वाले सीजन में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, हम और नए सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे धीरे धीरे, थोड़ा समय दो बस, धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे, राइट। आप लोगों के लिए एक ऑफर हम लोगों ने आज निकाला था, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो लास्ट के 10 दिनों में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 10 से 15 दिन जो बचे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग जितना टेस्ट देंगे उतना बेटर होगा। अब जो टेस्ट सीरीज है और जो आप लोगों की PDFs होती है उनके रिवीजन करके फिर टेस्ट देना है, फिर उनका रिवीजन करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मुझे लगता है जो लास्ट के टाइम पे पढ़ने का होता है। तो मैंने अभी वीडियो कोर्सेज बंद कर दिए, हम लगभग 15 दिन से कोई वीडियो कोर्स में सेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के 1 महीने में कोई वीडियो कोर्स आपको नहीं देखते हैं, ठीक है। अब ये टाइम जो है वो हमारे पास में इनका है। नोट्स है पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स बैक बेंचर्स वाले, ई नोट्स जो आपके पेपर 2 के हैं, कंप्लीट नोट्स जो पेपर 2 हमारे पास में अवेलेबल है उसके, पॉलिटी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है और हिस्ट्री है, ठीक है ना, इनके ई नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अलग से जो 150 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज है, इन सब की प्राइस अगर क्यूमुलेटिव लेके चलोगे तो इनकी प्राइस लगभग आप लोगों की पड़ती है 3800 रुपए। इनको कट डाउन करके मैं 3000 के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ऑल इन वन पैकेज करके। अगर आप चाहो तो ये 3000 इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए अगले 10 से 15 दिन में। बात ऐसी है, अगर आप सभी लोगों को रिसर्च का प्रकार पता करना है, शोध का प्रकार, शोध का टाइप पता करना है, तो आप लोग देखो सिंपल तरीके में ये देखना कि जो आपका इफेक्ट है या तो वो प्रेजेंट के अंदर स्टडी किया जा रहा है, या वो पास्ट के अंदर स्टडी किया जा रहा है, या उसके फ्यूचर के ऊपर हम लोग स्टडी लगा रहे हैं। यहां से 3 बेसिक टाइप की रिसर्च आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखो आप लोगों का जो इफेक्ट है उसके अंदर पास्ट में स्टडी हो रही है इफेक्ट की, उसे हम प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं, या हम उसके फ्यूचर के चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब देखो सीन ऐसा है कि अगर वो पास्ट से रिलेटेड हो, क्या हो, पास्ट से रिलेटेड हो, कि जो इफेक्ट था वो आप सभी लोग क्या कर रहे हो, पास्ट में जाके स्टडी कर रहे हो, यानी इफेक्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अगर हो चुका है तो इस केस के अंदर या तो आप सभी लोगों का आंसर हिस्टोरिकल रिसर्च आएगा, या आप लोगों के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो आएगा, क्योंकि इंसिडेंट अकर होने के बाद हम जब चीजों को स्टडी करते हैं पास्ट में जाके, तब 2 ही टाइप की रिसर्च है जो हमारे आंसर में पॉसिबल होती है। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं कि जो इफेक्ट है उसे हम प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तब हमारे पास में रिसर्च आती है डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च। कौन सी आती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च आती है, जो आपको क्या का जवाब देती है। कोई भी चीज क्या है, बस जो चीज जैसी है वैसे उसे बता दिया जाएगा, उसे क्यों से कोई मतलब नहीं है, कैसे से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो जो चीज ऐसी है। जैसे कि ये बॉटल है, ये बस इस बॉटल की विशेषता बता देगा, बॉटल अभी प्रेजेंट में क्या है, कैसे दिख रहा है आपको, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इतना ही मतलब होता है। अभी मैं सबके कीवर्ड्स बताऊंगी एक एक करके, मैं बस बता रही हूं कि कॉजेशन के बिहाफ पर हम कैसे डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप के रिसर्च है। देन अगर मैं रिसर्च को फ्यूचर बिहेव यानी इफेक्ट को अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाऊं, तो आप सभी लोगों के पास में किसका जवाब आने लगता है, हाउ का जवाब आने लगता है। यानी कुल मिला के यहां पर आप सभी लोगों के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होने के चांसेस होते हैं, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं ये क्यों लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं। अब देखो सीन ऐसा है, अब सीन ऐसा है, आप देखो ध्यान से मैं क्या कह रही हूं। इमेजिन करिएगा कि मेरे पास में एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस ये कहता है कि मैम जो मुगल्स थे ना, मुगल्स ने सबसे अच्छा क्या किया, शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। मेरे पास में ये एक थॉट है, ये थॉट जो है ये मेरे पास में आया, ये थॉट मेरे पास में अभी आया कि मुगल्स ने दिल्ली सल्तनत में बेस्ट रूल किसका था,
मैम मुगल डायनेस्टी का बेस्ट रूल था। मेरा ये एक थॉट प्रोसेस है। अब इमेजिन करिएगा ये जो थॉट प्रोसेस है, अगर मुझे इसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, मुझे समझना है कि ये थॉट प्रोसेस ठीक है कि ठीक नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैम? आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको पास्ट में जाना पड़ेगा और आपको इससे रिलेटेड डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, एविडेंसेस को स्टडी करना पड़ेगा, फैक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि वाकई में कि मुगल डायनेस्टी में ठीक था कि नहीं ठीक था। मैम समझ रहे हैं? यानी मैंने क्या किया, मेरे प्रेजेंट का जो थॉट प्रोसेस था उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पास्ट में जो चीज ऑलरेडी अकर हो चुकी थी, पास्ट में हुए किसी एक इफेक्ट को मैं स्टडी कर रही थी, एकदम ही कैसे तरीके से, बिना कोई हाइपोथेसिस बनाए। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मेरा बस एक थॉट प्रोसेस है, मैं उस थॉट प्रोसेस के बिहाफ पर एक फैक्चुअल स्टडी करके जा रही हूँ। जो चीज पास्ट में है भाई मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती, बस मैम आप उसे स्टडी कर सकते हो। आप एक तरीके से उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, एक तरीके से जाए तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आप पढ़ ही तो रहे हो, फैक्ट्स ही तो पढ़ रहे हो। क्या आप वहां जाके कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस समय पर जो रिसर्च मैंने करी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस इन प्रेजेंट बाय स्टडिंग द पास्ट, इज व्हाट योर हिस्टोरिकल रिसर्च इज ऑल अबाउट। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूं। वही बच्चे को कंफ्यूजन होता है मैम फिर एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है? नाम समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, होता है ना, पोस्टपोन मतलब आगे टल गया, मतलब बाद में, किसी चीज के बाद में। और ये एक्स का मतलब तो आप अच्छे से समझते ही होंगे, सारे समझदार मेच्योर बच्चे हैं यहाँ पर, फुल एडल्ट एकदम। एक्स का मतलब तो आप समझते ही होंगे बहुत अच्छे से, है ना? रोना नहीं है अब एक्स को याद करके रोने नहीं बैठ जाना, एग्जाम आ रहा है हमारा। बस समझ जाओ कि मैं एक्स क्या बोलना चाह रही हूँ, जो बीत गया, जो गया मैम, जो कभी तो हमारे साथ था बट अब नहीं रहा, वो वाला एक्स। यानी कि जब आपका जो इफेक्ट है, आप कब स्टडी कर रहे हो उसको? जब ऑलरेडी इवेंट अकर हो चुका है, अब आप उसे स्टडी कर रहे हो, है ना? इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब आप उसके इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैम आप ये भी तो कह सकते हो कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो का जो इफेक्ट है उसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों के साथ में लेके स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल साथ में लेके स्टडी कर रहे हो। वेयरएज हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रेजेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी लेना देना नहीं होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सभी लोग ने प्रद्युमन जी को तो याद किया ही है। अरे दया, कुछ तो गड़बड़ है, बस यही गड़बड़ है। सीआईडी वाला जो एग्जाम्पल है, इमेजिन करिएगा कि मर्डर हो गया, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, प्रद्युमन जी आए, दया जी आए और अभिजीत जी आए। अब प्रद्युमन जी जो है वो क्या करें? मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करें। अब मर्डर मिस्ट्री मर्डर होने से पहले तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, कि अभिजीत को बोले अभिजीत 2-4 यार थोड़ा मर्डर वर्डर करके आओ, बोर हो रहा है, थोड़ा मर्डर मिस्ट्री करे, ऐसे तो होगा नहीं। और वो भी होगा तो मर्डर के होने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है। मर्डर हो चुका है, इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इफेक्ट में ओम नमः शिवाय हो चुका है, जो भी बंदा था उसका हो गया मैडम। अब आप मर्डर हो चुका है, अब आप उस डेड बॉडी के आसपास या बेसिकली अब आप लोगों पे इल्जाम लगा लगा के, है ना, कि यहाँ पर खिड़की का कांच टूटा हुआ है दया, और दरवाजा भी लॉक्ड है, दरवाजा लॉक्ड है, खिड़की का कांच टूटा हो गया, मतलब मर्डरर जो था वो खिड़की से आया होगा। अब वो ये जो सारी की सारी इंटेलिजेंट बातें करते हैं आपस में, ये सब क्या हो रहा है? ये सब का सब आप लोगों का एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ही कहलाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का बेस्ट एग्जांपल सीआईडी, इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब आप उसे स्टडी कर रहे हो, पास्ट में जाके भी स्टडी कर सकते हो, प्रेजेंट में भी रह के स्टडी कर रहे हो, दोनों में कंपैरिजंस भी लगा रहे हो कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। समझ पा रहे हैं? पैरेलल ड्रॉ कर पा रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? इसको हम लोग रेट्रोस्पेक्शन स्टडी भी बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्शन वर्ड याद रखना, डायरेक्टली पूछ लेगा कि एक्सपो की कौन से टाइप की रिसर्च के अंदर रेट्रोस्पेक्शन स्टडी होती है। तो रेट्रोस्पेक्शन किसमें होती है? एक्स पोस्ट फैक्टो में। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब ही ये होता है, कोई चीज जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, हम उसे ऑब्जेक्टिवली जब स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। मैंने कोई काम करा, अब मैं उसी काम को आगे जाके उसी काम को मैं देख रही हूँ कि अच्छा पास्ट में ऐसे किया था, वैसे किया था, ठीक था कि नहीं था। हम जब ये चीजें करते हैं तब हम उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। एक होता है रेट्रोस्पेक्शन और एक होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जब मैं अपने आप को सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने लग जाऊं।
जब हम अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखने लग जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। रेट्रोस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो मैंने बता ही दिया, जो चीज प्रेजेंट में जिस चीज को जैसी वो है वैसे डिस्क्राइब कर दे वो आप लोगों की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। आसान बात। और आपकी देन आती है एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या करती है? मैन्युपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करती है और फिर फ्यूचर के अंदर उसमें क्या इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, वो स्टडी करने की कोशिश करती है। यानी इफेक्ट को फ्यूचर सेंस के अंदर जो चीजें स्टडी करती है वो रिसर्च आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। और अगर वहीं पर मैं इन दोनों में कैसे चेंज आ रहा है, क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है ना, अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन भी लगाने लग जाऊं कि इनके कॉजेशन कैसा है, हाउ का आंसर भी मिलने लग जाए, तब हम उसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो आप मान के चलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही बड़ा भैया है। एक्सपेरिमेंटल मैन्युपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करता है और उसका इफेक्ट स्टडी करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो जो इफेक्ट आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है, ये सारी की सारी पंचायती करने में लग जाता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर कॉजल रिसर्च, एक ही मतलब है दोनों का। मैं एक एक करके सभी के सभी टाइप की रिसर्च के आपको कीवर्ड्स दे देती हूँ। अब आप बस उन कीवर्ड्स को याद रखोगे और आपके आंसर्स हमेशा सही आने चाहिए। सही है। अब देखो सीन ऐसा है, अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग एप्लीकेशन के टाइप की रिसर्च पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर रिसर्च पढ़ते हैं और इंक्वायरी मेथड के बिहाफ पर भी रिसर्च करते हैं। रिसर्च टाइप पे आप सभी लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रायंगुलेशन मेथड पर। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन मेथड? मिक्स्ड रिसर्च क्या होती है? मिक्स्ड रिसर्च, ट्रायंगुलेशन अप्रोच एक ही बात है। देखो जरूरी नहीं है रियल लाइफ के अंदर कि हम एक टाइप की रिसर्च लगा के किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके आंसर निकाल ले, ये पॉसिबल नहीं है। अमेलिगेशन ऑफ द प्रोसेस जो होती है ना रिसर्च में, अलग अलग टाइप की मैम क्या होते हैं रिसर्च लगते हैं, तब जाके हमारे पास में फाइनल कंक्लूजन आता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक ही टाइप की रिसर्च पे आप चल रहे थे और आप लोगों का कंक्लूजन निकल गया, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च इज अ प्रीलॉन्ग्ड प्रोसेस। 3 साल 5 साल 7 साल आपकी रिसर्च प्रोसेस चलती है। आप किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करते हो, है ना, जो कि आपकी कमिटी डिसाइड करती है, फिर आप उस पर डेटा कलेक्शन करते हो, मतलब एक प्रीलॉन्ग्ड प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही प्रकार की रिसर्च आप रियल लाइफ में लगाते हो, आप एक से ज्यादा लगाते हो। 2 या 2 से ज्यादा टाइप की जब आप अप्रोचेस लगाते हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च लगाते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलेशन अप्रोच। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल की जैसे 3 वर्टिसेस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही 2 या 2 से ज्यादा अप्रोचेस, प्रोसेसेस या टाइप्स ऑफ रिसर्च जब आप लगा के कोई भी एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते हो, उसे हम ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं। और मिक्स्ड का मतलब भी यही है कि क्वालिटेटिव टाइप की भी लगाई और क्वांटिटेटिव टाइप की भी लगाई। ठीक है, तो जो आप लोगों का प्योर रिसर्च है, इस प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ये जो रिसर्च है ये क्वालिटेटिव डोमेन को शोकेस करता है, यानी क्वालिटेटिव के जो भी सारे फीचर्स है वो सब बेसिक रिसर्च में आ जाते हैं। ये जो आप लोगों का रिसर्च है, ये रिसर्च आप सभी लोगों के लिए थ्योरी बेसिस पर होता है। इसका मेन काम क्या है? थ्योरी जनरेशन का है। देखो मैं एक कंप्यूटर साइंस से आती हूँ और हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बड़े सारे आते हैं। आप लोगों के भी अगर पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो कॉमनली आपने स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि मैम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे कि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो होता है वो अब प्रैक्टिकल बेसिस पे आने लग गया है, एप्लीकेशन बेस्ड आने लग गया है। तो देखो आप लोगों को अगर अप्लाइड रिसर्च तक पहुंचना है तो आपको थ्योरी आना जरूरी है। कोई भी न्यूमेरिकल बिना थ्योरी के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जब तक आपको थ्योरी ही नहीं पता, तो आप उसे अप्लाई कहाँ करोगे और क्या अप्लाई करोगे? जब तक आपको पता ही नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, तब तक अप्लाई कैसे करोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर? समझ रहे हैं? यानी कि जो आप लोगों का फंडामेंटल है, जो रूट है रिसर्च का, वो क्या है? थ्योरी जनरेशन। साइंटिफिक थ्योरीज हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो यानी कि मीनिंग इंटेंड जिसका होता है, मीनिंग निकालना, सब्जेक्टिव अप्रोच समझना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आना, इंडक्टिव मैकेनिज्म लगाना, ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये आप लोगों के होते हैं बेसिक, प्योर या फिर फंडामेंटल रिसर्च के। थ्योरी जनरेशन करना, नॉलेज का जो कॉर्पस है उसे इंक्रीज करना, ये काम होता है आपके फंडामेंटल रिसर्च का।
और फिर जो आपने ये थ्योरी जनरेट करवाई है उन सभी थ्योरी को हमें अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब अप्लाइड रिसर्च आ जाती है तो वो इसी का क्वांटिटेटिव वर्जन आपको देती है। आप ये सारी कहानी पढ़ रहे हो, पिछले 1 साल से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और एग्जाम ही नहीं दे के आओ, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब निकला क्या? सोच के देखना। बोलोगे मैम नॉलेज गेन हो गई, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज गेन हो गई, पर कितने लोगों को प्रूव करते रहोगे कि नॉलेज गेन हो गई? मैम नेट का एग्जाम देंगे, सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, अपने आप नॉलेज गेन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। वो है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच है पूरे साल जो पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव वो जो 3 घंटे में करके आते हो वो क्वांटिटेटिव है, वो एप्लीकेशन है जो आपने पढ़ा था उसका। एक बात बताओ, बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हो क्या? नहीं, है ना? कुछ होंगे अभी जो बोलेंगे कि हाँ मैम दे सकते हैं, तुर्रम खा बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चापली भी नहीं बनना है। समझ में आया ना? मैं सीरियस वाली बात पूछ रही हूँ। बिना पढ़े हम एग्जाम नहीं दे सकते, और पढ़ाई का क्या ही मतलब अगर एग्जाम ही नहीं देना तो? सही है। तो नॉलेज गेन करना बढ़िया बात है, थ्योरी जनरेशन भी बढ़िया बात है, बट एक्चुअली में हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सो दैट हम उसे अप्लाई कर सके। अप्लाई करेंगे मतलब हम उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सके। कीवर्ड याद रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो टाइप की रिसर्च लगती है वो आप लोगों की अप्लाइड रिसर्च होती है। सही है, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती है, जो आपके लिए प्रैक्टिकल रिसर्च है, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है जी, वो क्या है आप सभी लोगों के लिए? आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, यानी कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसे अब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रूव कर रहे हो। सारे के सारे क्वांटिटेटिव अप्रोच के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो सब अप्लाइड में लगा के आने, A to Z सबके सब अप्लाइड में लगा के आने हैं। तो कुल मिला के आप सभी लोगों को प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में जो डिफरेंस है वो आई होप कि समझ में आ गया होगा। सभी को आ गया? आप देखो, आप सभी लोगों के लिए एक और है जो बहुत ज्यादा उछलती है बीच में। एक होती है अप्लाइड रिसर्च और एक होती है आपकी एक्शन रिसर्च। ये यूजीसी नेट का ये टैटू वाली रिसर्च है जी। क्यों है टैटू वाली रिसर्च? यूजीसी नेट को बहुत पसंद है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है, इनको कहीं ना कहीं तरीके से घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। देखो सीन ऐसा है, आप सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है, जो आपका अप्लाइड रिसर्च है वो भी क्या है? प्रैक्टिकल है। वो भी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। बात ऐसी है, ये जो एक्शन रिसर्च है ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पापा जी है तो ये बेटा जी है। अगर आपको मैं बोलूं कि ये आपकी अप्लाइड रिसर्च है तो ये आपकी एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च ओनली। आपकी एक्शन रिसर्च जो होती है वो टेम्पररी पर्पस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। वेयरएज यहां पर जो रिजल्ट आते हैं उन्हें आप जनरलाइज कर सकते हो। क्यों? ये परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के काम में आता है। ये कैसा है? ये टेम्पररी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों के 2019 के पेपर में भी सवाल ये बना था, और आप सभी लोगों के लिए उससे पहले के एग्जाम्स में भी ये सवाल बना था। इमेजिन करिएगा कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैथ्स के प्रोफेसर थे वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले गए। उनकी जगह मैथ्स पढ़ाने आपको एक एडहॉक टीचर आए। क्या वो एडहॉक टीचर अब परमानेंटली आप लोगों को पढ़ाएंगे? नहीं मैम, परमानेंटली नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ही हमारे ओरिजिनल जो मैथ्स के प्रोफेसर थे वो छुट्टी से वापस आएंगे, उनको उनकी डेजिग्नेशन वापस दे दी जाएगी। तो ये इन बिटवीन जो आपके एचओडी थे या जो आपके यूनिवर्सिटी के डीन थे, उन्होंने उस वक्त जो एक टेम्पररी टीचर मैथ्स के आपको लगा के दिए एडहॉक पर्पस पे, टेम्पररी पर्पस पे, वो जो थे वो किस बिहाफ पे आए थे? वो एक्शन रिसर्च के बिहाफ पर आए थे। बट जो आपके मैथ्स के प्रोफेसर वो क्या है? वो आपका एक्चुअल जनरलाइज प्रॉब्लम सॉल्व है। समझ में आ गया? किसी भी सिचुएशन को एनहांस करने के लिए, ये जो भी कीवर्ड्स बोल रही हूं ना, ये सब याद रखना। एनहांस करने के लिए, है ना, एम्यूलरेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम रिसर्च लगाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो वो कौन से टाइप की रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च। ये सारे कीवर्ड्स जहां दिख जाए वहां पर, या इनके सिनोनिम, टेम्पररी चेंज, चीजों को इंप्रूव करना है, और वहां पे कोई टाइप की रिसर्च लग रही है तो वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये टेम्पररी होते हैं।
ठीक है। वेयर एज आपकी जो एक्शन रिसर्च है ये परमानेंट सॉल्यूशन पर आती है। इसके जो रिजल्ट्स है आप उसे क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, बिकॉज दे आर परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ वेरी गुड, इमीडिएट भी यही आएगा, इमीडिएट सॉल्यूशन भी यही आएगा, है ना। किसी इमीडिएट सिचुएशन को एकदम ही इमरजेंसी में एडहॉक पर्पस पे कोई काम करना आ गया तो आप एक्शन रिसर्च लगा सकते हो। एडहॉक पर्पस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा रहे हैं तो एक्शन रिसर्च, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो अप्लाइड रिसर्च। यहीं पर एक और छोटा सा डायग्राम और याद रख लेना, डायग्राम तो क्या स्टेप है। एक्शन रिसर्च जो है उसकी एक साइकिल होती है। सबसे पहले वो प्लान करता है, प्लान करने के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, ठीक है। एक्ट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद में हम लोग रिएक्ट करते हैं। कुल मिला के हमने पहले प्लान किया, एक प्लान बनाया, प्लान को अप्लाई किया, ठीक है ना। अप्लाई किया मतलब एक्ट किया। एक्ट करने के बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमने एक्शंस लिए थे उससे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद में फाइनली हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस हमको लगते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप सभी लोगों ने तो शॉर्ट फॉर्म भी इसकी बना रखी है, बहुत ही बढ़िया बात है, PAOR, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म से याद रखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं ज्यादा चीजें याद करने में बिलीव नहीं रखती हूँ, समझने में रखती हूँ। आप जैसे समझो वैसे बढ़िया, याद कर रहे हो तो याद कर लो, नहीं कर रहे हो तो नहीं कर लो। हाँ, रिएक्ट रिफ्लेक्ट एक ही बात होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। एनवायरमेंट में रिफ्लेक्ट बैक करना, रिएक्ट बैक करना एक ही बात होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तिवारी जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि जो आप सभी लोगों के लिए एक्शन रिसर्च होती है वो ज्यादातर आप सभी लोगों के लिए एकेडमिक पर्पस पर लगाई जाती है। जैसे मैंने अभी मैथ्स वाला जो एग्जांपल दिया ना, एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर हम लोग एक्शन रिसर्च लगाते हैं। वेयर एज मान लो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को लेकर मुझे कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च ही लगाएंगे। पर उसमें जो थ्योरीज अप्लाई करेंगे वो कौन सी थ्योरीज अप्लाई करेंगे, जो बेसिक रिसर्च में हमने बनाई है। Which of the following features of research are associated with qualitative inquiry? अब देखो, अभी क्वांटिटेटिव की बात की थी, अब क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। तो क्वालिटेटिव में एक्चुअल सेटिंग्स, डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा होते हैं क्या, बिल्कुल। डेटा कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है क्या क्वालिटेटिव में, वो तो क्वांटिटेटिव में होता है। कंसर्न विद द प्रोसेसेस रेदर देन सिंपली विद द आउटकम्स, बिल्कुल ठीक, यही तो है क्वालिटी, यही तो है क्वालिटी, ठीक है। आगे देखो, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ चेंजेस, नहीं, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव पर बेस्ड होता है। ACE ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है मैम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों का जो कंप्लीट मेमोरी है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे मेमोरी का एक पर्टिकुलर हायरार्की होता है। हायरार्की का मतलब होता है मैम कौन सबसे आगे होता है, कौन सबसे पीछे होता है, किसकी स्पीड एकदम तेज होती है, किसकी स्पीड एकदम स्लो होती है ना, ये सारी चीजें हैं। आप कभी जीवन में मेमोरी हायरार्की नहीं भूलेंगे अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे जो मैं बता रही हूँ। आप मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि आपके पास में एक गोडाउन है और एक गोडाउन के अंदर आप लोगों को एक पेन ढूंढना है, तो क्या आपको एक गोडाउन में एक पेन ढूंढना समझ में आ रहा है कि आप इसे ढूंढ सकते हैं? बोलोगे हाँ मैम ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ढूंढ तो दोगे, पर तुम्हें क्या एक पेन पूरे एक गोडाउन में ढूंढने में समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सोच के देखना, एक गोडाउन के अंदर एक पेन ढूंढना है तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? उसकी बजाय मैं कह रही हूं कि एक दुकान है, छोटी दुकान है, गोडाउन होता है, फिर गोडाउन से कम दुकान आती है। एक दुकान पर मैं आपको वही पेन ढूंढने के लिए बोलूं तो आपको उसमें समय कंपैरेटिवली कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? और फिर मैं कह रही हूं कि एक रैक है,
एक टेबल की एक रैक है जिसके अंदर आप लोगों को पेन ढूंढना है, तो क्या उसके अंदर आप लोगों को समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले मैम जाहिर सी बात है कि अगर आप सभी लोगों के लिए एक गोडाउन है तो उस गोडाउन के अंदर एक पेन ढूंढना तो बहुत बड़ा टास्क है मैम, बहुत ज्यादा समय लगेगा, बड़ा है ना, जितनी बड़ी जगह उतना ज्यादा ढूंढने में दिक्कत, टाइम। और अगर मैं बोलूं दुकान में तो मैम देखो गोडाउन से तो कम समय लगेगा, पर मैं कह रही हूँ और एक जगह है रैक में, एक रैक में पेन रखा हुआ है, अब उस रैक में पेन को ढूंढना है, तो मुझे बताओ कि क्या उसमें कम समय नहीं लगेगा? बिल्कुल कम समय लगेगा। यानी रैक में सबसे कम लगेगा समय, दुकान में उससे थोड़ा ज्यादा, गोडाउन में सबसे ज्यादा। बस ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आपका मेमोरी सिस्टम भी आपको समझ में आ गया है। सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास में जो मेमोरी जितनी बड़ी होगी वो मेमोरी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्लो होगी। एक टर्म याद रखेंगे हमेशा, आपके पास में जो आप लोगों की, आपके पास में आपका जो मेमोरी होता है, कोई सा भी मेमोरी हो सकता है, मेमोरी में से डेटा आता है और मेमोरी के पास में डेटा जाता है। सही है ना? डेटा आएगा और डेटा जाएगा, डेटा का आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है ना? किसके कहने पर, कौन है यहां पर हेड? हेड है अपने सीपीयू भैया। सीपीयू भैया कहेंगे कि भाई जाओ ये डेटा लेके आओ। अब वो कौन लेके आ रहा है वो अलग सब्जेक्ट है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, बट कौन बोल रहा है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? मैम सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सीपीयू बोलेगा तो डेटा निकलेगा, सीपीयू बोलेगा तो डेटा जाके फीड होगा। ये जो आप लोगों के मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये जो इंटरैक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? एक्सेस। डेटा को एक्सेस करना किसके इंस्ट्रक्शन पे होता है? सीपीयू के। कहां से आता है? मेमोरी से। हर बार, चाहे कोई से भी टाइप की मेमोरी हो, हर बार कहां से आएगा? मेमोरी से। और हर बार कौन मंगाएगा? सीपीयू, है ना? और ये किसके थ्रू आता है? ये किसके थ्रू आता है? बसेस के थ्रू। किसके थ्रू आता है? बसेस। जैसे आप सभी लोग हो, यहां से यूनिवर्सिटी जाते हो तो कैसे जाते हो? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कैसा है आपका? जैसे फॉर एग्जांपल मैम बस होती है, बस में बैठते हो, फिर बस आपको स्टेशन पे छोड़ती है, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हो। बिल्कुल वैसे ही आपके सीपीयू के लिए कौन काम करता है? बसेस। इंटरनल बसेस होती है, एक्सटर्नल बसेस होती है, डेटा बस होती है आपके पास में, कंट्रोल बस होती है आपके पास में, यानी कुल मिला के सिस्टम बसेस हैं जो इस डेटा का ट्रांसमिशन करती है। बट डेटा को फेच करना, डेटा को निकालना किसी मेमोरी से, डेटा को फीड करना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस करना। सीपीयू मेमोरी को एक्सेस कर रहा है और एक्सेस के अंदर जितना समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं एटी, एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं जी? एक्सेस टाइम। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो समझा रही हूं, सो दैट कभी भी आप इस पीडीएफ को भी रीड करो तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो अब बात ऐसी है कि जितनी आपकी मेमोरी बड़ी होगी, जितनी आपकी मेमोरी बड़ी होगी उतना ज्यादा एक्सेस टाइम लगेगा। पेन है, गोडाउन में ढूंढ रहे हो, ज्यादा समय लगेगा। दुकान है, गोडाउन से छोटा है, पेन ढूंढ रहे हो, कम समय लगेगा। और बचपन में हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज्यादा तो स्पीड कम, टाइम कम तो स्पीड ज्यादा। समझ गए? कुल मिला के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके पास में एक बड़ी मेमोरी है, जैसे कि आपके पास में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, सबसे बड़ी मेमोरी, उस मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? मैम ज्यादा होगा। एक्सेस स्पीड हाई होगी कि लो होगी? लो होगी, क्योंकि स्पीड लो होगी तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ गए? यानी कि आपके पास में एक ऐसा क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा फीचर जिसके थ्रू हम सभी लोग मेमोरी के स्पीड को, टाइम को मेजर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम या एक्सेस स्पीड। जितनी बड़ी मेमोरी उतना ज्यादा समय, जितनी छोटी मेमोरी उतना कम समय। सीपीयू को क्या चाहिए? सीपीयू है एकदम तेज तर्रार, आज तक सबसे आगे, एकदम तेज तर्रार है, फटाफट काम करने वाला आदमी है। तो इसको खुद ही सोचो, कम समय वाले लोग अच्छे लगते होंगे या ज्यादा समय लेने वाले लोग अच्छे लगते होंगे? मैम जाहिर सी बात है, इसको जल्दी है, इसको जल्दी काम करना है, इसको जल्दी काम करना है, तो इसके पास में मेमोरी भी ऐसी रखो ना कि जो जल्दी काम करती हो, यानी कि जो छोटी होती हो। बस अब आप समझ गए हो। ये डायग्राम हमेशा याद रखना। मैग्नेटिक टेप
आपकी ये जो मेमोरीज होती है ये सबसे नीचे सबसे बड़ी होती है, और ये कैसी होती है, सबसे स्लो होती है। सीपीयू से सबसे दूर यही होती है, सबसे दूर है, देख लो। फिर आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बोले तो जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से बनी है, जैसे कि मैम सीडी, जैसे कि मैम डीवीडी, जैसे कि मैम ब्लू रे, पर ब्लू रे थोड़ी तेज होती है कंपैरेटिवली, सही है। देन आता है आप लोगों का मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप मतलब मैग्नेटिक टेप्स, टर्शरी मेमोरी होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिछले जमाने में चलती थी फ्लॉपी ड्राइव, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पर थी। फ्लॉपी ड्राइव अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, फ्लॉपी ए और फ्लॉपी बी। तभी हार्ड डिस्क ड्राइव सी से स्टार्ट होती है। कभी भी आपके पास में डिस्क ए डिस्क बी आपने नहीं देखा होगा अपने कंप्यूटर में, हमेशा से सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई, एफ, जी एंड सो ऑन चलता है। क्यों? क्योंकि ए और बी फ्लॉपी वाले लेके चले गए और अब वो खत्म हो गया, अब हम उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देन आता है आप सभी लोगों के लिए आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बोले तो आप लोगों का रैम। देन आता है आप सभी लोगों का कैश मेमोरी। देन आता है आप लोगों का रजिस्टर्स, जो कि सबसे क्लोज है आपके सीपीयू पे, इतने क्लोज है कि सीपीयू के अंदर ही रखे हैं। वॉन न्यूमैन सर के स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर को कौन फुलफिल करता है? ये रजिस्टर ही फुलफिल करते हैं। पल्ले पड़ा क्या आज तक जो नहीं हो रहा था अब वो हो जाएगा? क्या आपको हमेशा जीवन में ये चीज याद रहेगी, मेमोरी हायरार्की? अभी मैंने नाम नहीं लिखे हैं मेमोरी के, बस ये समझाया है कि मेमोरी हायरार्की कैसे बनता है, कैसे बनता है, इसके क्या प्रिमिटिव्स हैं, ये समझ में आ गया क्या? यानी देखो इनका जो सीन है, एक्सेस टाइम जो है आप लोगों का, वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इनका सबसे ज्यादा, इनका उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती होगी? रजिस्टर्स। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद रोम, उसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद में आप लोगों की ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद में आपके मैग्नेटिक टेप्स। मैम एसएसडी कहाँ जाएगा? देखो एसएसडी होता है सेकेंडरी। एसएसडी क्या होता है सेकेंडरी। तो एसएसडी आप लोगों का यहीं पर आएगा, रैम के नीचे, है ना, रैम और रोम के नीचे आएगा आपका एसएसडी, ठीक है। और आप लोगों का जो फ्लैश ड्राइव्स है, आपका जो फ्लैश ड्राइव है, यूजीसी नेट को बहुत पसंद है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव बोले तो पेन ड्राइव है ना, उसी का मॉडर्न नाम है। ये जो फ्लैश ड्राइव है ये रोम के साथ में खड़ा है। किसके साथ में खड़ा है? रोम के साथ। मतलब इससे तेज होते हैं आपके कैश मेमोरी, है ना, रैम, रजिस्टर, ये इनसे तेज होते हैं, ठीक है। फिर आपका रोम, फिर आपका फ्लैश ड्राइव, फिर आपका एसएसडी, फिर उसके बाद में आप लोगों का हार्ड डिस्क ड्राइव। इस तरीके से ये चलता है। देखो सवाल देखो, आपके पास में निम्नलिखित में 4 टाइप की मेमोरी है, जैसे कि रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव है, सीपीयू का कैश मेमोरी है और एसएसडी है। आपसे ये बोल रहा है कि इनको क्रम में लगाना है। कैसे क्रम में लगाना है? फास्टेस्ट से स्लोएस्ट एक्सेस टाइम के रेलेवेंस में। अभी अभी पढ़ाया था ये टर्म, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम के उसमें लगाना है। आइए 2021 यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। आप मुझे बताइएगा, एक जगह लिखा है कैश, एक जगह लिखा है रैम। आप मुझे बताना कि इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता होगा, फिर इसका कैश से तो ज्यादा होता होगा, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल ड्राइव है और आपका एसएसडी है। दोनों में से हम किसको लेंगे? एसएसडी को ले लेंगे। यानी कुल मिला के आप लोगों का आंसर किससे स्टार्ट होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी से। तो 1 और 3 को तो वैसे ही कैंसिल करो। इसके बाद में आप लोगों का क्या है? आप लोगों का आंसर, ओहो सॉरी, आप लोगों को यहाँ पर लगाना है किससे? हाँ, फास्टेस्ट से ही लगाना है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो कटा। देन आप लोगों के लिए मैम सी के बाद आना चाहिए था ए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। तो जितने भी रूल थे, है ना, वो सब मैंने कोशिश करी है कि एक ही टेबल में आ जाए सारे के सारे। देखो क्या कह रहा है, दोबारा से जल्दी जल्दी से पढ़ो। 4 टर्म फैलेसी क्या कहती है कि मैम मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं होनी चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दोनों में से किसी एक प्रेमाइस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मिडिल टर्म को। इलिसिट कहती है कि अगर मेजर या माइनर टर्म कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी ना किसी प्रेमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर आया एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव प्रेमाइस क्या कहता है? मेरे साथ याद करना है जैसे मैंने याद किया है। एक्सक्लूसिव प्रेमाइस ये कहता है
कि आपके पास में दो नेगेटिव प्रेमाइसिस कोई भी अफर्मेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, यही है। देन आपके पास में होता है अफर्मेटिव कंक्लूजन, दो में से अगर एक नेगेटिव है प्रेमाइस तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। देन आपके लिए आता है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कहती है कि दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेस के साथ में आप कभी भी एक पर्टिकुलर केस को कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने याद किया वैसे ही याद करना है। आपको एक छोटी सी चीज है, मैंने हमेशा बोला है कि लाइव क्लास वाले बच्चों को एक एक्स्ट्रा चीज ये मिलती है कि उन्हें क्वेश्चन करने का अप्रोच समझ में आता है। एक एजुकेटर के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ भी और नहीं सिखा सकती सिवाय अप्रोच के। आप मुझे इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने जेआरएफ निकाला है, नहीं तो अगर मैंने जेआरएफ नहीं निकाला होता और मैं आपको 3 गुना अच्छा भी पढ़ाती इससे, तो भी आपको ऐसा लगता है कि क्यों देखना है। आज आप यही तो देख रहे हो ना कि इन्होंने एग्जाम निकाला है, क्या इन्होंने किया है वो चीज, तभी तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना कि हाँ यार इसने निकाला है तो इसकी देखते हैं कि ये क्या बोल रही है ना भाई। एक वो फेथ आता है, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो अगर आपको पैडागॉजी समझ में आती है कि हाँ यार वीडियो देखते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मैंने पेपर निकाला है तो मुझे क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, तभी तो पेपर निकाला है। आपके और मेरे अंदर बस इतना है, सही तो फर्क है कि मैंने निकाल दिया है पेपर, आपने अभी तक नहीं निकाला है। निकाल लोगे जब पेपर दोगे, कैसे? अप्रोच। तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एजुकेटर मैं आपको अप्रोच सिखा सकती हूँ। तो अगर वो अप्रोच आपको सीखनी है तो मैं हमेशा आपको ये चीज बोलूंगी, जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे जीवन में उतना ही अच्छा रहेगा। ये पॉसिबल नहीं कि आप सब कुछ याद कर सको, आपको सब कुछ आता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती है उतना अच्छा होता है। आप जब आंख बंद करते हो, मैं आपको बहुत क्या बोलूं, पर्सनल राय दे रही हूँ, ये चीज मैं क्या ही बोलूं, पर चलो बताती हूँ। पर्सनल लेवल पे जब तक आप चीजें इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आंख बंद करके जो मैं बोल रही हूँ वो मैं लिख नहीं पा रही हूँ अपने मन में, तो कोई मतलब नहीं ऐसी पढ़ाई का। क्योंकि आप शायद अभी पास हो जाओगे पर इन फ्यूचर इन लॉन्ग टर्म वो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। मुझे पता है कि ये बातें सुनने में ऐसा लगता है कि आइडियलिस्टिक है, बट यही रियलिटी है। ऐसा ही होगा, शायद आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो आप याद करोगे कि कोई तो थी अदिति जो ये बोल रही थी। इसीलिए मैं बोल रही हूं हमेशा ऐसे पढ़ना है कि मैं जब आंख बंद करके कोई चीज बोल रही हूं ना मैम, वो मैं लिख पा रही हूं, मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसका बना पा रही हूं। आपको किसी की किताब की किसी कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिमाग में चला जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाती हूं, यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल टेक्स्ट बुक, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम का। ऑल टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स intended for careful study. Some reference books are books intended for careful study. Therefore, some reference books are textbooks. ये आप लोगों के लिए लिखा है। चलो जी, ये क्या है? ये आप लोगों का ये आप लोगों का माइनर टर्म, ये आप लोगों का मेजर टर्म। इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी है ना, बुक्स इंटेंडेड फॉर केयरफुल स्टडी, मिडिल टर्म, दोनों के अंदर सही है। अब यहां पर नोटिस करिएगा कि कोई गड़बड़ हो रही है क्या। देखो मैंने अफर्मेटिव कंक्लूजन सिखाया नहीं है, क्या और कुछ हो रहा है क्या मैम? मिडिल टर्म जो है वो देखो, ये सम की वजह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ऑल की वजह से भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मिडिल टर्म किसी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब दोनों में से किसी भी प्रीमाइस के अंदर मिडिल टर्म आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, तब कौन से टाइप की फैलेसी आती है? तब फैलेसी आती है मैम आपके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म फैलेसी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं और इन 3 कॉलम्स के अंदर आपको बचपन का एलसीएम मेथड जरूर याद करना है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपके पास में 3 क्वांटिटीज है जिन पर आपको खेलना होता है। एक आपके पास में होती है गिवन इन्फॉर्मेशन, कोई भी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा मैं एक कॉलम में लिखूंगी। यहाँ पर आता है एलसीएम और इस एलसीएम को मैं बोलती हूँ टोटल वर्क। ये हमेशा याद रखें कि हमेशा बीच में हमारा टोटल वर्क आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में बंदे हैं राम और श्याम, ठीक है जी। राम जो है वो कोई भी काम, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी काम को 20 दिन में खत्म कर देता है, किसी भी काम को अकेले 20 दिन में पूरा खत्म कर देता है।
और जो श्याम भैया है वो श्याम भैया कह रहे हैं कि मैं तो 30 दिन के अंदर पूरे काम को खत्म करता हूं। अच्छा, कॉमन सेंस वाली बात है कि राम 20 दिन में काम खत्म कर दे रहा है और श्याम 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, एक को 10 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो श्याम है वो राम से धीरे काम कर रहा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो श्याम की कम होगी। ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अब बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि अगर दोनों को साथ में काम करवा देंगे तो टोटल जो आप लोगों का काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 50 दिन में खत्म हो जाएगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे नहीं 20 दिन में या 30 दिन में, नहीं, मैं कह रही हूँ दोनों को साथ पे काम में लगा दिया। ये हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मुझे ये नहीं पता कि भाई टोटल वर्क कितना है। बस ये पता है कि किसी काम को ये 20 दिन में कर रहा है, किसी काम को ये 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्क। ये हर बार आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए और फिर आपको करना क्या है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। जो भी नंबर यहाँ लिखा हो उसका एलसीएम आप ले लो। अब एलसीएम जैसे आप लोग लेना कंफर्टेबल समझते हो आप ले सकते हो। मैं एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर उठाती हूँ और उसकी टेबल बोलना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही दूसरा वाला नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाता है वही मेरा एलसीएम होता है। जैसे इस सिचुएशन के अंदर 60 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। कैसे, 30 से भी जाता है, 20 से भी जाता है। एलसीएम आ गया। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है। ये जो एफिशिएंसी होती है ना, सारा का सारा खेल इसी से जाएगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन एलसीएम निकालने के बाद में फेल है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सारा जो हीरो है ना वो कौन है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को हम बोल सकते हैं एक दिन का काम, एक दिन का काम। एक दिन का काम से मेरा मतलब ये है, मुझे ये पता है कि पूरा काम ये 20 दिन में कर सकता है और टोटल काम मुझे पता है कि 60 दिन का है। तो भाई 60/20 करके मैं ये नहीं निकाल सकती क्या कि ये एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 0 से 0 यहाँ कटा और 3 आप लोगों के पास में आ गया। एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने ये निकाल लिया कि राम 20 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा था। बट मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों से, बताओ कि एक दिन में राम कितना काम कर रहा था। तो एक दिन में राम 3 यूनिट का काम कर रहा था। इसको अक्सर मैं चेयर से समझाती हूँ क्योंकि मैंने भी चेयर से ही समझा था। मान लीजिए कि राम जो है वो 20 दिन में सारी चेयर्स बना देता है। कितनी, 60। कैसे निकाली, एलसीएम से। ये हर बार ट्रू होगा। अब शाम कितनी बना रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैम, 60 को आप डिवाइड कर दो 30 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि राम एक दिन के अंदर 3 चेयर बना रहा है और शाम एक दिन के अंदर 2 चेयर बना रहा है, जो कि ऑब्वियस भी है। अभी आपसे बोला था राम 20 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि एक दिन के अंदर राम ज्यादा काम करता हो तभी तो शाम से 10 दिन पहले काम खत्म कर देता है। तो वो मैंने यहाँ पर प्रूव भी करके दिखा दिया। भाई एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा ऑब्वियस ही बात है कि वो आप लोगों से काम जल्दी खत्म कर देगा। आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, ठीक है ना, आपको एक टॉपिक पढ़ने में 3 दिन लग रहे हैं और किसी और को या आपके दोस्त को एक टॉपिक पढ़ने में 2 ही दिन लग रहे हैं, तो दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी। वैसे ही निकालना है। अब टोटल एफिशिएंसी बताओ मुझे कितनी आ गई। टोटल एफिशिएंसी आ गई मैम 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंदर दोनों राम जी और श्याम जी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 5 चेयर बना दे रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि इनको बनानी है 60 चेयर और एक दिन में बना रहे हैं 5, तो 60/5 करके क्या मैं ये नहीं निकाल सकती टोटल चेयर कितने टाइम में बनेगी। भाई एक दिन में 5 बना दे रहे हैं और 2 दिन के अंदर कितनी बनाएंगे, 10। ऐसे करते 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 क्या 12 दिन के अंदर, 12 डेज के अंदर ये पूरी की पूरी चेयर्स नहीं बना देंगे। बस यही आपको करना था और आंसर निकल जाना था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपसे क्या कह रहा है, जो ए और बी है वो 18 और 24 डेज के अंदर रिस्पेक्टिवली काम करते हैं। जब भी ये वर्ड आ जाए रिस्पेक्टिवली तो ध्यान देंगे कि पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से। कॉमन सेंस है बट स्टिल जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, इसीलिए दोबारा बता दिया है। मुझे जो भी गिवन था वो मैंने चुपचाप लिख लिया। अब क्या है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। भैया एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना तो धर्म बना लो आप। हर क्वेश्चन में ये करना है, हर क्वेश्चन में आपका आंसर सही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मजेदार बात यह है कि आपको निकालना है 24 का एलसीएम, मतलब 24 और 18 का एलसीएम। तो 24 की टेबल बोलनी होगी। 24 की टेबल में ऐसा जो नंबर आएगा जो कि 18 से भी जाता है वही एलसीएम होगा। चाहो तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, 24 की टेबल लिखना स्टार्ट करो जी और 24 की टेबल लिखते 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 आप लोग सॉल्व करो। या फिर एक और तरीका होता है एलसीएम जल्दी निकालने का, 24 को आप तोड़ लो तो 2 × 12 होता है, 2 × 6 × 2 होता है, 2 × 2 × 2 × 3 होता है, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 हो जाता है। इस तरीके से कर सकते हो ना। 18 को देखो आप लोग, तो 18 को करोगे तो 3 × 9 हो जाता है, 3 × 3 × 3 हो जाता है। सही है ना भाई, सॉरी 9 × नहीं
6 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो हम लोग मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 2, तो यही आप लोगों का एलसीएम आएगा क्या? चाहे आप लोग किसी भी तरीके से करो, मैं तो सिर्फ वेराइटी दिखा रही थी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 2 जो होता है वो होता है 9। तो 9 8 से कितना होता है भाई? 9 8 से कितना होता है? 72 होता है। तो क्या 72 ही इसका एलसीएम आएगा? 72 ही इसका एलसीएम आने वाला है। चाहो तो आप लोग 24 की टेबल बोल के देख लो, चाहे ये करके देख लो, एक ही बात होने वाली है। चलो कोई नहीं, एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं जी, एफिशिएंसी कितनी आएगी। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 18 को 72 से मल्टीप्लाई करो आप तो, और ये आप लोगों का 72 डिवाइडेड बाय 18 है, 24 है, तो ये आप लोगों का 3 टाइम्स चला जाएगा। देखो ए की भी आ गई, बी की भी एफिशिएंसी आ गई। अब आप लोग देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैंने इन दोनों को साथ में काम करवाया, मान लो ये टोटल वर्क था 72 चेयर्स बनानी थी, इन 72 चेयर्स को बनाते समय 8 दिन के लिए दोनों ने साथ में काम किया, दोनों ने साथ में काम किया है 8 दिन के लिए। अब देखो एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, एक दिन के अंदर ये 3 काम कर रहा है, तो टोटल मैं पूछूं तो आप लोगों से एक दिन के अंदर कितनी चेयर बन जा रही है? 7 बन जा रही है। ऐसे ही अगर 8 दिन का पूछूं तो 8 दिन में कितनी बन जाती होगी? 7 × 8 बन जाती होगी, यानी कितनी बन जाती होगी आपके पास में? टोटल 42 बन जाती होगी, 56 टोटल आप लोगों के पास में 56 चेयर्स बन जाती होगी। अब आप लोगों से ये कह रहा है कि इसके बाद में ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, ए जो है वो काम छोड़ के चला गया है। भाई ए को काम छोड़ के चले जाने दे दो। आप लोगों के पास में 72 चेयर्स थी, उसमें से ऑलरेडी 56 चेयर्स बन चुकी है, तो बची कितनी आपके पास में? 6 और 1, यानी कि 16 चेयर्स और बची है आप लोगों के पास में। और किसको काम करना है? ए भाई छोड़ के चला गया है, तो बेचारे किसको काम करना है? बी वाले को ही अकेले को काम करना है। तो टोटल आप लोगों के पास में 16 बची है। इसके पास में एक दिन में 3 चेयर बनाने की कैपेसिटी है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5 1/3 चेयर्स ये बना देगा, या 5 1/3 डेज के अंदर ये बना देगा। तो आप लोगों से यही पूछा जा रहा था कि टोटल कितने टाइम के अंदर ये चेयर बनाएगा, तो 5 1/3 डायरेक्टली ऑप्शन में गिवन है, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ, देखो एलसीएम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आपको टाइमलाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन से मेरा क्या मतलब है? टोटल वर्क, देखो यहाँ पर मैंने 72 लिखा, ये टोटल काम था, बट टोटल काम के अंदर शुरू के 8 दिन ही है जिसमें ए और बी ने साथ में काम किया। ए 4 बना रहा था, बी जो है वो 3 बना रहा था, यानी कि 7। तो टोटल जो 8 दिन के काम है ना, उस 8 दिन के अंदर आपने कितनी चेयर बना दी, वो है आप लोगों का ए और बी का साथ में काम। फिर जो भी बचा हुआ काम था ना, वो अकेले बी ने किया, क्योंकि ए को मम्मी ने बुला लिया था जी, तो बी ने अकेले ने काम किया है, तो बी की अकेले की एफिशिएंसी 3 है। तो जो भी बचा हुआ काम होगा वो बी की एफिशिएंसी पे निकलेगा। हर बार मैं क्वेश्चन सेम ही कर रही हूं, आप लोगों के पास में जो भी टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क, उस टोटल वर्क को डिवाइड कर रही हूं एफिशिएंसी से। एक दिन के काम से टोटल वर्क को डिवाइड कर दे रही हूं, तो इससे मेरे पास में टोटल दिन आ जाते हैं कि टोटल कितना दिन लगने वाला है। हर बार मैंने ये सेम ट्रिक यूज करी है,